Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Sneha, your bioeducator, and you are watching Biology Path Bhavan. In today's class, we are going to discuss about the part 2 of chapter number 5, that is excretion in humans of class 7 ICSE. Before starting the class, I would request all the newcomers to subscribe to this channel because through this channel, your concepts will be crystal clear. So let's just not wasting the time and jump into the video. In our previous class, we have already discussed about the human excretory system, what is nephron, what is the structure of nephron, role of kidneys in urine formation, है ना? तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स पार्ट 1 एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले. In this class, we are going to discuss about accessory excretory organ and some disorders in kidney, what is dialysis, etc. etc. So चलिए शुरू करते हैं. तो देखो, मैंने जब पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी. ठीक है, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. बट किडनी को छोड़ के ऐसे भी बहुत ऑर्गन्स पाया जाता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. उसमें फर्स्ट जो है दैट इज स्किन. ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि मैम स्किन कैसे हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, स्किन से क्या यूरिन से मतलब एक्सक्रीट होता है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. बट स्किन के अंदर एक ग्लैंड मिलता है दैट इज स्वेट ग्लैंड. ओके, स्वेट ग्लैंड का फंक्शन है स्वेटिंग करना. स्वेट ग्लैंड का फंक्शन है स्वेटिंग करना. बॉडी कब स्वेटिंग करता है? जब बॉडी एक्साइटेड हो जाता है या फिर जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तब बॉडी स्वेट करता है, क्योंकि बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने के लिए या फिर बॉडी को कूलिंग करने के लिए स्वेटिंग होता है. ठीक है, तो स्किन के अंडरनीथ जो लेयर्स होता है उसमें ये स्वेट ग्लैंड पाया जाता है एंड स्वेट ग्लैंड से बहुत सारे डक्ट स्किन के ऊपर आ जाता है. उसी डक्ट के थ्रू स्वेट हमारे स्किन से एक्सक्रीट होता है. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है. देखो, वेस्ट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द स्किन बाय प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, है ना. स्वेट से बॉडी के वेस्ट एक्सक्रीटेड होता है. कैसे? स्वेट सिक्रीटेड स्वेट ग्लैंड्स लोकेटेड अंडरनीथ स्किन. स्किन के जो अंडरनीथ लेयर्स होता है उसमें स्वेट ग्लैंड पाया जाता है एंड उससे डक्ट्स निकलता है जिसके थ्रू स्वेट हमारे स्किन के ऊपर आ जाता है एंड एक्सक्रीट होता है. बट स्वेट में नॉट ओनली वाटर प्रेजेंट रहता है बट ऑल्सो सॉल्ट्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड भी पाया जाता है. अगर थोड़ा सा भी स्वेट आप लोगों के मुंह में चला जाएगा तो आप लोग देखोगे थोड़ा सॉल्टी सा टेस्ट करता है ना. ये तो सभी को एक ना एक बार हुआ है. जिसको स्वेटिंग ज़्यादा होता है उसके मुंह में एक ना एक बार स्वेट गया है तो थोड़ा सॉल्टी सा टेस्ट होता है ना. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट रहता है. नॉट ओनली सॉल्ट, ये यूरिया एंड यूरिक एसिड को भी एक्सक्रीट करता है विच आर दी नाइट्रोजनस वेस्ट. ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, है ना. यूरिया एंड यूरिक एसिड आर दी नाइट्रोजनस वेस्ट. तो स्वेट के थ्रू बहुत सारे चीज़ एक्सक्रीट होता है ना. तो वाटर, सॉल्ट्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड कम्स आउट थ्रू स्वेट. तो देखो स्किन कैसे एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज लंग्स. अब देखो, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं. ऑब्वियसली ब्रीदिंग तो सभी लोग करते हैं, ब्रीदिंग के बिना कोई नहीं जी सकता है ना. तो ब्रीदिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन
इनहेलेशन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट कर देते हैं, है ना। अब ऑक्सीजन तो हम लोग एयर से ले लेते हैं, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है हमारे बॉडी में? ड्यू टू रेस्पिरेशन। आप लोगों ने पढ़ चुके हो रेस्पिरेशन के बारे में, आप लोगों को स्टैंडर्ड 6 में है शायद, है ना। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, उसी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तब एज अ बाई प्रोडक्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, फिर से मैं एक बार बोलती हूँ। देखो, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर होता है स्पेशली, ठीक है। तो हम लोग जब फूड इंटेक करते हैं उससे ग्लूकोज मिलता है, वो ग्लूकोज, उसी ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड प्रोड्यूस करता है एनर्जी प्लस एज अ बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ, ये तो बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो इसको तो एक्सक्रीट करना पड़ेगा बॉडी को, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, बॉडी हमसे भी इंटेलिजेंट है। अगर उसको पता लगेगा कि ये चीज़ बॉडी को हार्म करेगा, अफेक्ट करेगा, तो वो चीज़ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सक्रीट होता है? ये जो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, वो सिंपली ब्लड के थ्रू लंग्स में आएगा एंड थ्रू एक्सलेशन प्रोसेस हम लोग इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। कितना मतलब कितना सिंपल या और कॉम्प्लिकेटेड भी है। जितना सिंपल हम लोग देख रहे हैं उतना मतलब सिंपल तो नहीं होता है। बॉडी के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, है ना। तो देखो क्या बोला मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज is passes from the blood into lungs and excreted through the nose। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो सेल से ब्लड में चला जाता है एंड ब्लड से फ्लो होके वो लंग्स में आता है एंड लंग्स से वो एक्सलेशन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। समझ में आ गया? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? दैट इज लिवर। देखो लिवर कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेकडाउन ऑफ एमाइनो एसिड प्रोड्यूस यूरिया इन लिवर। अब एमाइनो एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है या यूरिया भी कैसे लिवर में प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ पहले जानना पड़ेगा। ये चीज़ मैं पिछली क्लास में भी आप लोगों को समझाई थी, फिर से एक बार बोल देती हूँ। देखो, हम जब फूड लेते हैं उससे प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये प्रोटीन कन्वर्टेड हो जाता है एमाइनो एसिड में। किसमें? एमाइनो एसिड में, ओके, क्योंकि एमाइनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब ये कन्वर्टेड हो जाएगा एमोनिया में, ठीक है, विच इज हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, ओके। ये एमोनिया फर्दर चला जाएगा लीवर में एंड ये लीवर में जाने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, विच इज लेस टॉक्सिक देन एमोनिया, ओके, विच इज लेस टॉक्सिक देन एमोनिया। तो ऐसे ही यूरिया लीवर में प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन से अमाइनो एसिड में ब्रेकडाउन होगा, फिर एमोनिया होगा, एमोनिया विच इज़ दी हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इसको बॉडी में रखना मतलब बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो एमोनिया डायरेक्टली चला जाता है लीवर के अंदर एंड लीवर में वो कन्वर्शन हो जाता है यूरिया में, विच इज़ लेस टॉक्सिक। बट यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद भी लीवर इसको डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं कर पाता है बॉडी से, इसको हेल्प लेना पड़ता है हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, दैट इज किडनी।
लीवर में यूरिया प्रोडक्शन होता है, फिर यूरिया चला जाता है किडनी के अंदर एंड किडनी क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन करके यूरिन के थ्रू यूरिया को एक्सक्रीट कर देता है। ओके, तो दिस यूरिया carried to kidney and excreted out in the urine. Are we clear? Okay. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज ऑस्मोरेगुलेशन। अब देखो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। बिसाइड्स रिमूविंग यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, किडनी ऑल्सो मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट कंसेंट्रेशन। अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किडनी का जो मेन फंक्शन है विच इज एक्सक्रीटेड आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करना ही किडनी का मेन फंक्शन है। बट ये सही नहीं है, किडनी और भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है। अब कैसे, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। देखो जब समर सीजन होता है तब हम लोग यूरिनेशन करते हैं, बट विंटर सीजन में हम लोग फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन करते हैं। ये चीज़ आप लोग थोड़ा चेकआउट कीजिएगा अगली बार से, है ना। जब भी समर सीजन आता है तब समर सीजन में हम लोग यूरिनेशन करते हैं, बट विंटर सीजन में हम लोग यूरिनेशन ज़्यादा करते हैं, है ना। समर सीजन में थोड़ा कम करते हैं, बट विंटर सीजन में फ्रीक्वेंटली करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो समर सीजन में यूरिनेशन के साथ साथ स्वेटिंग भी ज़्यादा होता है, whereas स्वेटिंग इन केस ऑफ विंटर सीजन एकदम ही नहीं होता है या फिर लेस अमाउंट होता है। अब देखो समर सीजन में स्वेटिंग भी होता है और यूरिनेशन भी होता है, तो स्वेटिंग के थ्रू एक्सेस वाटर बॉडी से रिमूव हो जाता है, इसीलिए यूरिनेशन करने के टाइम वाटर ज़्यादा नहीं रहता है, बट वेस्ट मटेरियल इंटैक्ट रहता है, इसीलिए यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, देखो समर सीजन के मतलब समर सीजन में जब यूरिनेशन होता है उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है विंटर सीजन में, बट समर सीजन में यूरिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि समर सीजन में स्वेटिंग ज़्यादा होता है, इसीलिए एक्सेस जो वाटर होता है वो स्वेटिंग से ज़्यादातर निकल जाता है, इसीलिए यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाता है, whereas जो वेस्ट मटेरियल है वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि यूरिन में वाटर एंड एक्सेस जो वेस्ट मटेरियल है उसका जो प्रोपोर्शंस मतलब एक प्रोमिनेंट रहता है ना, एक ऑप्टिमम लेवल में रहता है। अब वेस्ट मटेरियल तो स्वेटिंग से नहीं निकलता है, वो तो यूरिनेशन से ही निकलेगा, बट एक्सेस वाटर तो रिमूव हो जाता है ना स्वेटिंग से, इसीलिए यूरिन कंसंट्रेटेड रहता है समर सीजन में। whereas अगर मैं विंटर सीजन की बात करूँ तो स्वेटिंग ज़्यादातर नहीं होता है, बट यूरिनेशन ज़्यादा होता है। क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होता है इसीलिए यूरिनेशन ज़्यादा होता है, एंड यूरिन के अंदर वाटर की जो प्रोपोर्शन है वो भी ज़्यादा होता है, इसीलिए यूरिन डाइल्यूटेड रहता है। एंड ऐसे ही किडनी हमारे बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है, कि जब वाटर की ज़रूरत बॉडी में ज़्यादा रहेगा तब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, जब बॉडी में वाटर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहेगा तो यूरिन डाइल्यूटेड हो जाएगा, है ना। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। मतलब हमारे ह्यूमन जो यूरिनरी सिस्टम है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर जो कॉमन डिसऑर्डर्स होता है उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उस पर फर्स्ट जो है दैट इज़ किडनी स्टोन।
अब देखो किडनी स्टोन, नाम सुनते ही आप लोगों को पता चल रहा है कि किडनी के अंदर अगर स्टोन फॉर्म हो जाएगा तो ये स्टोन कैसे फॉर्म होता है। देखो, जब क्रिस्टल्स हमारे यूरिनरी सिस्टम में अटक जाता है तब वो एक्यूमुलेटेड होके स्टोन फॉर्म करता है। अब ये क्रिस्टल्स क्या है? क्रिस्टल्स रेडी होता है कैल्शियम ऑक्सलेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से एंड यूरिक एसिड से। ये 3 चीज़ों से ये क्रिस्टल्स बनता है। अगर ये 3 चीज़ हमारे यूरिन से भी ज़्यादा रहेगा बॉडी के अंदर या फिर यूरिन के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, ये 3 चीज़ क्या क्या बोली? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड। अगर ये 3 चीज़ ज़्यादा रहेगा तो ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट पे या फिर किडनी के अंदर एक्यूमुलेटेड हो जाएगा एंड ये केमिकल्स देन आपस में जुड़ता जाएगा, ठीक है, एंड जुड़ के फॉर्म करेगा क्रिस्टल्स विच इज कॉमनली नोन एज किडनी स्टोन्स। ओके, तो ये किडनी स्टोन्स सिर्फ और सिर्फ किडनी के अंदर ही नहीं मिलता है, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट दैट इज यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में भी पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे यूरिनरी सिस्टम में मतलब यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा या फिर किडनी कहीं पर भी ये क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएगा तो इट विल ब्लॉक द पैसेज टू फ्लो द यूरिन फ्लो की जो पैसेज होता है उसको ब्लॉक कर देगा एंड यूरिन प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा? सीवियर पेन होता है एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉक द फ्लो ऑफ यूरिन इफ प्रेजेंट इन यूरेटर्स एंड द ब्लडर में या फिर यूरेटर में या फिर यूरेथ्रा में ये प्रेजेंट होगा, फॉर्मेशन होगा, तो इट विल ब्लॉक द पैसेज विच कैन कॉज सीवियर पेन, ठीक है। ये जो आप लोग डायग्राम में ग्रीन कलर के जो आप लोग क्रिस्टल्स देख रहे हो यही है किडनी स्टोन। ये सिर्फ और सिर्फ किडनी में नहीं बल्कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में भी हो सकता है। तो इसका प्रिकॉशन क्या है? अब देखो, ट्रीटमेंट पहले मैं बता देती हूँ। ट्रीटमेंट इज सर्जरी, ठीक है, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर छोटा है तो माइक्रो सर्जरी होगा, अगर बड़ा है तो इसका प्रॉपर सर्जरी करना पड़ेगा। बट वी ऑल नो प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, तो होने से पहले ही प्रिकॉशंस ले लीजिए। तो ड्रिंक सफिशिएंट वाटर ईच डे, क्योंकि जितना हम पानी पिएंगे उतना ही यूरिनेशन ज़्यादा होगा एंड जितना यूरिनेशन होगा उतना ही बॉडी से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड होना शुरू कर देगा। तो बॉडी में ये क्रिस्टल्स एक्यूमुलेटेड नहीं होगा एंड किडनी स्टोन्स भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हर रोज़ 3 लीटर पानी ज़रूर से पीजिए। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है। So moving to our next disorder that is UTI and the full form of UTI is urinary tract infection। मतलब urinary tract, किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर कहीं पर भी अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो उसी से इन्फेक्शन होगा एंड इसी को ही हम लोग बोलेंगे UTI, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होता है या फिर बैक्टीरिया कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाता है? मान लो जब भी यूरेथ्रा ओपन हो जाता है तो उसके थ्रू बैक्टीरिया हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट पे चला जाता है एंड वहाँ पे जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग बोलेंगे UTI या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है? दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्रिक्वेंट आर्च फॉर यूरिन, मतलब जिस पर्सन को ये होगा उसको स्ट्रॉन्ग एंड फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की आर्च जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंडली पेन एंड बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन, यूरिनेशन करने के टाइम एक बर्निंग सेंसेशन भी फील होगा। तो इसका ट्रीटमेंट भी है, दैट इज यू हैव टू टेक 2 to 3 days एंटीबायोटिक्स ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, ठीक है। 2 से 3 दिन तक एंटीबायोटिक्स लेने से ये क्योर हो जाता है। बट इसमें भी एक प्रिकॉशंस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि
कहीं पर भी यूरिनेशन नहीं करो आप लोग, ठीक है। जहाँ पर भी यूरिनेट करते हो, जैसे कि हमारे जो वॉशरूम्स होता है वो प्रॉपर सैनिटाइज होना बहुत ही ज़रूरी है, साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कहीं पर मान लीजिए यूरिनेशन करने चले गए एंड वहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो उसी से ही आप लोगों का यूटीआई होना मतलब हो सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब मान लीजिए कि कोई ऐसे भी पर्सन्स है जिसको यूरिनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सिंपली यूज़ पी सेफ। पी सेफ से क्या होता है, पी सेफ से अगर उस जगह में कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ होता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड आप सेफली यूरिनेट कर पाते हो, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस आप लोगों को याद रखना है टू अवॉइड फ्रॉम दिस यूटीआई। नेक्स्ट जो है दैट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। ये हम सभी को पता है, ये एक वेरी कॉमन डिसऑर्डर है ना। हम सभी को बोलते हैं कि आपका शुगर हो गया है, तो ये शुगर क्या है, शुगर ही है डायबिटीज़ मेलिटस। ये क्या है, हम लोग जब फूड इनटेक करते हैं उससे जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है उसी ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड में ये ग्लूकोज की जो लेवल है ये एक सर्टेन प्रोपोर्शंस में रहता है। अगर मान लीजिए ये ग्लूकोज लेवल ब्लड में सर्टेन प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो जाएगा तो इट विल कम आउट या फिर पास आउट थ्रू द यूरिन। मतलब अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो यूरिन के साथ ही रिलीज होना चालू कर देगा एंड इसी को हम लोग बोलेंगे डायबिटीज़ मेलिटस। इसका डायग्नोसिस सिंपल है, जो यूरिन है उसी को सिंपली टेस्ट करना पड़ता है एंड उसी से ही मिल जाता है कि यूरिन में कितना ग्लूकोज लेवल है। एंड जिसका ट्रीटमेंट भी है सिंपली जो डॉक्टर के पास जाओ एंड मेडिसिन लेके आओ। पर इसका भी प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस क्या है, ये अपने आप खुद ब खुद आपको लेना होगा कि यू हैव टू अवॉइड सर्टेन फूड्स, यू हैव टू कट डाउन सर्टेन फूड्स विच कंटेन sugar, which contain large amount of sugar, that is processed food। processed food क्या क्या है, चिप्स, बिस्किट्स, केक्स, है ना। जितने भी सारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसको आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू कट डाउन फ्रॉम योर डाइट चार्ट, ठीक है। एंड इसी से ही आप लोग शुगर लेवल को मेंटेन कर पाओगे। एंड लास्टली जो एक डिजीज़ है दैट इज़ हेमाटूरिया, ठीक है। अब हेमाटूरिया क्या है, अगर यूरिनेशन करने के टाइम ब्लीडिंग होता है तो उस सिम्टम्स को हम लोग बोलते हैं हेमाटूरिया। अब ये ब्लीडिंग क्यों होता है, ब्लीडिंग होता है अगर कहीं पर इन्फेक्शंस हो गया है या फिर ट्यूमर हुआ है या फिर कोई ऑर्गन से इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो इससे यूरिनेशन करने के टाइम ब्लीड हो सकता है एंड ये एक सीरियस डिजीज़ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमाटूरिया। ओके, अच्छा इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो कि एक यूरिनरी ब्लडर से एक यूरिन की सैंपल ले गई है एंड उसी सैंपल में ब्लड का भी कंटेंट है ना। तो अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हेमाटूरिया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हेमाटूरिया। एंड ये एक सीवियर डिजीज़ है। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट टॉपिक दैट इज़ किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर कैसे हो सकता है, देखो बहुत सारे चीज़ से किडनी फेल हो सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शंस हो गया है या फिर इंजरी हो सकता है, मतलब कोई भी अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर मतलब इसमें भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस हैं जिसमें इंटरनल ऑर्गन फेल हो जाता है। बट इसमें एक चीज़ देखो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि 1% कैन लिव नॉर्मली विद देयर 1 सिंगल किडनी। मतलब एक पर्सन कैन हैप्पीली सर्वाइव विथ 1 किडनी एंड उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हेल्दी भी रहेगा। बट अगर एक पर्सन की दोनों ही किडनी डैमेज हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि किडनी फेलियर हुआ है। अब किडनी फेलियर इन्फेक्शन से भी हो सकता है, इंटरनल इंजरी से भी हो सकता है, या फिर कोई बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होता है जिसमें इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उसमें भी हो सकता है। तो अगर किसी का किडनी फेलियर हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट।
अब देखो किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए एक हेल्दी पर्सन है जिसके पास से एक किडनी लेके, जो किडनी फेलियर हुआ है ऐसा जो पेशेंट है उसके साथ या फिर उसको डोनेट करना, ठीक है। अ पेशेंट विथ बोथ किडनी डैमेज अंडरगो किडनी ट्रांसप्लांट फॉर्म अ सुइटेबल डोनर। अब डोनर को देखना पड़ेगा डोनर सुइटेबल है या नहीं, डोनर के साथ साथ जो पेशेंट रिसीव कर रहा है वो किडनी वो ले पा रहा है या नहीं, उसके साथ उसका ब्लड जो है वो मिल रहा है या नहीं, जो डोनर मतलब किडनी दे रहा है वो किडनी हेल्दी है या नहीं। तो दीज आर सम कॉमन फैक्टर्स जिसको लुक आफ्टर करना ज़रूरी है अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है तो। एंड ये प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना होता है, जो पेशेंट है उसको एक हेल्दी किडनी दिया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट यही बात है। जो डोनर किडनी देता है दे कैन सर्वाइव विथ देयर वन किडनी, एंड जिसको दे रहा है मतलब जो पेशेंट ले रहा है वो भी सर्वाइव कर सकता है। पर ये ज़्यादातर केसेस में ही नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे दिक्कत भी देखा जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो किडनी बॉडी से मतलब अटैच नहीं हो पा रहा है, मतलब बॉडी से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। एंड सेकेंड जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ डायलिसिस। अब डायलिसिस एक मशीनरी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका किडनी डैमेज हो गया है एंड बॉडी से वेस्ट मटेरियल फिल्टर नहीं कर पा रहा है वो किडनी, तो उस पेशेंट को डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। अब डायलिसिस एक मशीनरी मतलब सिस्टम है जो जनरली हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। हॉस्पिटल में एक सिस्टम के थ्रू पेशेंट को गुजरना पड़ता है। अब कैसे ये होता है, यहाँ पर एक डायग्राम में आप लोग देख रहे हो कि दो वेन से, ठीक है, एक आर्टरी एंड एक वेन से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है एंड एक डायलाइजर है। जिस डायलाइजर में ब्लड फिल्टर होता है, ये जो डायलाइजर है इसी डायलाइजर में ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। ये जो डायलाइजर है इसी डायलाइजर में ब्लड फिल्टर होता है। तो सिंपली क्या होता है, पेशेंट्स का जो ब्लड है मतलब जो वेस्ट मटेरियल ओरिएंटेड जो ब्लड है, कंटेंट जो ब्लड है वो इसके थ्रू, इसी ये जो पाइप है इसी के थ्रू चला जाएगा डायलाइजर में। डायलाइजर में क्या होता है, डायलाइजर में फिल्ट्रेशन होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो सिंपली ये जो मतलब जो बिकार है इसमें ये जमा रहेगा। आप जो येलोइश कलर के फ्लूइड आप लोग देख रहे हो ये है वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम दैट पेशेंट, ठीक है। उस पेशेंट के ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो इसी बिकार में या फिर इसी बॉटल में जमा हो जाएगा। एंड दूसरी जो बॉटल आप लोग देख रहे हो यहाँ पे डायलाइसिस फ्लूइड होता है। अब ये डायलाइसिस फ्लूइड क्या है, देखो ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होता है ना जो ब्लड में एसेंशियल है ना। तो ब्लड को वो सब एसेंशियल मटेरियल्स देता है ये डायलिसिस फ्लूइड। तो नॉट ओनली डायलिसिस में वेस्ट मटेरियल फिल्टर होता है बट ऑल्सो एसेंशियल मटेरियल भी डायलिसिस फ्लूइड के थ्रू दूसरी पाइप से फिर डायलाइजर में जाता है। एंड जो प्योर ब्लड है मतलब जो क्लीन ब्लड है वो फिर से ये वाली जो पाइप है उसके थ्रू पेशेंट के बॉडी में चला जाता है। तो ऐसे ही डायलिसिस प्रोसेस होता है एंड ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है। जो इस प्रोसेस से गुजरता है वो बहुत ही पेनफुल एक मतलब प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि आप अपने आँखों के सामने ये देख रहे हो कि आपके बॉडी से, होल बॉडी से जितनी भी ब्लड है पूरी ब्लड एक मशीन में गया, उस मशीन के अंदर ये ब्लड पूरी फिल्ट्रेशन हुआ, फिर दूसरी जो क्लीन ब्लड है
वो दूसरी पाइप से आपके बॉडी के अंदर घुस रहा है, तो ये एक पेनफुल प्रोसेस है। एंड बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी, बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो ये डायलिसिस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, मतलब मर जाता है या फिर बॉडी मतलब नहीं ले पाता है, क्योंकि देखो पूरी बॉडी का ब्लड एक तरफ जाएगा, फिर क्लीन ब्लड बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये ना बहुत ही एक मतलब पेनफुल प्रोसेस है। तो मतलब जो लेता है ले सकता है, जो सर्वाइव कर लेता है वो कर लेता है, पर बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स होता है जो नहीं कर पाता है, तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है ये, ठीक है। तो डायलिसिस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डायलिसिस एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है, एक मशीनरी ट्रीटमेंट है जिससे ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस दैट इट इज अ कंप्लीट machinery treatment to purify blood, okay। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड आप लोग बहुत ही इन्जॉय किए होंगे ये क्लास। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट से, छोटी सी भी डाउट से, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज़ मैं कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोगों की डाउट्स पढ़ती हूँ एंड मैं ज़रूर आप लोगों की डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी मदद मिले। एंड नेक्स्ट सेशन पे हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपकी एक सपोर्ट मुझे बहुत ही इनकरेज करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।